अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और एक और नया दिन है और हफ्ते का जो है वो इख्तिताम है। आई एम श्योर कि आज की जो मसरूफियत होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि सारी चीज़ों को आपने वाइंड अप करना होता है और कुछ लोगों का लॉन्ग वीकेंड होता है, तो आई एम श्योर कि वो घरों पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है हमें देख रहे होंगे। और अल्लाह करे कि आज का जो दिन है वो आप सबका बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरे और बहुत सारी जो है आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नए दरवाजे खोले, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा से जब एक दरवाज़ा बंद होता है, एक दर बंद होता है, तो रब की ज़ात बहुत ज़्यादा दरवाजे खोल देती है। और मुश्किल हालात में हमेशा से जो है अल्लाह पे जो तवक्कुल है, आपका जो भरोसा है, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में नए मौक़ों को तलाश करें, उन्हें एक्सप्लोर करें। समटाइम ऐसे होते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ रब की ज़ात पे भरोसा करके और ख़ुद की ज़ात पे भरोसा करके नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कहाँ आपके लिए कौन सी कामयाबी इंतज़ार कर रही है आपको नहीं पता होता, और रब के जानिब से, अल्लाह की तरफ से जो फैसले आपके लिए किए जाते हैं बेशक वो बेहतरीन होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को जो है कभी भी किसी एक शेल में बंद करके मत रखें, डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करें ताकि आपकी ज़िंदगी का एक्सप्लोजर बढ़ सके, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बढ़ सकें। क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तभी हमारे पास जो एक्सपीरियंस भी आता है और तभी जो है वो हम डिफरेंट तरह की जो है चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर तो जिनका लॉन्ग वीकेंड है तो वो अपना वीकेंड बहुत अच्छे से गुजारें, और बाकी जो है वो जिनका आज लास्ट वर्किंग डे है तो आई एम श्योर कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। और अच्छे दिन के लिए, अच्छे मूड के लिए मौसम का जो है बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वेदर अपडेट्स क्या, इस हवाले से हमें जानने के लिए चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। आज शहर फैसलाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो है रात के वक्त में खासी अच्छी खासी जो है वो बारिश हुई और मौसम काफ़ी सुहाना है। तो आज का जो दिन है वो भी सारा दिन जो है वो बादल हमें दिखाई देते रहेंगे। बादलों की ओर से जो है वो सूरज निकलेगा, अपनी किरणें जो है ज़मीन पर बिखेरेगा और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी, जैसे कि कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसके बाद अचानक से शाम के वक्त में जो है वो तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। तो आई एम श्योर कि आज भी इसी तरह से हो ताकि जो है हमारा संडे, हमारी जो छुट्टी है वो काफ़ी जो है वो ठंडा ठंडा सा मौसम हो। क्योंकि जैसे मौसम अच्छा होता है तो मूड इतना बेहतरीन हो जाता है, फिर कुछ मज़ेदार से खाने का भी दिल चाहता है, फिर आउटिंग करने का भी दिल चाहता है। तो अगर सुहाना मौसम मिल जाता है तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत होती है। वैसे भी मौसमों के लिहाज से पाकिस्तान एक बड़ी रिच कंट्री है। यहाँ पे हर तरह का मौसम जो है आपको दिखाई देता है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बहार है, ख़िज़ां है। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें जो है वो हर तरह का वेदर देखने को मिलता है। और सोचें जिन कंट्रीज़ में सारा साल या तो गर्मी रहती है या सर्दी रहती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सेहत के मसाइल भी होते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल भी रखें, साथ में वेदर को भी इंजॉय करें। समर्स हो, विंटर्स हो, हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। और अपनी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा हम खुद आसान बनाएंगे, जितनी आसानियाँ हम पैदा करने की कोशिश करेंगे, हालात हमें उतने ही हमारे कंट्रोल में लगेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात अगर माशी तौर पे देखा जाए, सियासी तौर पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज जो है हमारे साथ प्रीहान फातिमा है, उनकी बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। आपकी सालगिरह है वो मुबारक हो। आपका नाम बड़ा यूनिक सा है, अब पता नहीं कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही, लेकिन नाम बड़ा प्यारा है और वाकई आप परी की तरह हैं। और अल्लाह करे कि आपके पूरा जो आपकी ज़िंदगी है वो बड़ी ही खुशगवार गुजरे और अल्लाह ताला आपके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखे ताकि आपके वालिदैन किसी भी तरह की कोई गम से दचार ना हो सके। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को भी सेहत दे, बच्चों को भी जो है उनके बेहतर मुस्तकबिल के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक भी दे और सेहत तंदरुस्ती दे। क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज जो हम
फैसले करेंगे, आज जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो आज स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो हमारे कल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगी। तो हमारी हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, हमारी हुकूमत के इक़दाम किस तरह के, क्या नई पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी फ्यूचर में, किस तरह की जो है प्लानिंग अभी मौजूदा दौर में चल रही है। और फैसलाबाद के हवाले से अगर हम देखें तो क्या नए मंसूबे जो हैं वो हमें जल्द दिखाई देंगे। और मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे गंभीर और सबसे अहम मसला है वो है गंदम और किसानों की परेशानी, उस हवाले से भी हम बात करेंगे और सियासत की सूरत हाल को जानते हैं पहले। और इस मौजूद पर बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे आप? खैरियत से हैं? शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल रहमान। हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं और उन मसाइल में जो है वो बेहतरी लाने की हुकूमत की भी कोशिश है और जो है वो हुकूमत पंजाब भी बहुत जो है अंत तक कुछ ना कुछ हम देखते हैं उनकी एक्टिविटीज़ रहती है। आप क्या देख रहे हैं कि सियासत के मैदान में किस तरह की गहमा गहमी है, स्पेशली अगर फैसलाबाद के हवाले से देखा जाए तो क्या हमें कोई आने वाले दिनों में कोई नए प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे? हसीना, देखिए हुकूमत की ये कोशिश तो होती है कि हमेशा जो है वो मकबूलियत गेन करें। अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बड़ी मुतहरक हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पासिंग परेड हुई है पुलिस की, तो उसमें वो यूनिफॉर्म पहन के गई हैं, तो एक तरह से बड़ी डिस्कस भी की गई है। मुखालफिन की जानिब से तनकीद हुई है कि महज एक टिक टाकर को सीएम बनाया गया, जबकि ये पुलिस फोर्स के लिए बड़ा अच्छा था मोराल उनका हाई करना। तो ये मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं कि साथ में तगड़ी अपोजिशन का भी सामना और साथ में जो है मरियम नवाज को खुद भी एहसास है कि एक मुतहरक किरदार अदा किया जाना है, क्योंकि उससे पहले जो है वो मोहसिन नकवी साहब बड़ा मुतहरक किरदार अदा कर चुके हैं। तो उनका मुकाबला जो है वो करना बड़ा मुश्किल है कि उस तरह से एक मुतहरक किरदार, क्योंकि उससे पहले जो उस्मान बुज़दार थे वो बड़े जो है वो गवर्नेंस के हवाले से बड़े इशूज़ थे, बैड गवर्नेंस रही है, पंजाब में कहीं नज़र नहीं आते थे, इस वजह से तनकीद का भी सामना करना पड़ा। तो पंजाब देखिए सबसे बड़ा सूबा है, इसकी जो 50% से अबाव पॉपुलेशन है यहाँ पर, बाकी तमाम सूबों की मिला के भी उतनी नहीं बनती। तो यहाँ पर गवर्नेंस ही करना असल मसला है। कई ममालिक से बड़ा जो है वो सूबा है जो पंजाब का जी। तो प्रोजेक्ट से यहाँ पर जो है वो जब कैंपेन चल रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया था, मरियम नवाज ने भी ऐलान किया था, मोटरवेज के हवाले से, रोड्स के हवाले से। एक चीज़ तो देखें तय है मुस्लिम लीग नून में कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस करती है। आप देखें कि बाकी तमाम जितने भी अदवार थे उनमें जो डेवलपमेंट्स हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो यहाँ पर रोड्स बनी, वो एक जानब सिर्फ मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के अदवार में जो रोड्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, मोटरवेज बनी, वो एक जानब है। यानी कि इनका बड़ा फोकस रहता है रोड्स बनाने पे, मोटरवेज बनाने पे, ताकि लोगों की आसानी हो। इसमें फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन ये है कि लोगों का सफ़र करना आसान हो जाता है। ये असल बात है कि आप फैसलाबाद से लाहौर जाएँ तो मतलब 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, पेशावर से वापस आ जाते हैं आप शाम को। पहले ये कुछ साल पहले तक जो बंदा शकरगढ़ या सियालकोट जाता था वो दूसरे दिन वापस आता था। तो ये चीज़ें आसान भी होती हैं, हुकूमत का पैसा भी लगता है। असल मसला ये होता है कि लोगों की आसानी के लिए क्या किया जा रहा है, महंगाई कितनी कम की जा रही है, जैसे गंदम के हवाले से आपने सवाल किया। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि जिस पर हुकूमत का फोकस ना होने के बराबर है। ये नून लीग को किसानों की जानिब से हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक महज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिससे किसान खुश रहते थे। देखिए अभी गंदम बम्पर क्रॉप हुई है, ज़्यादा हुई है कुछ सालों में। पहले कुछ सालों में किसानों ने पैसे भी कमाए हैं, हुकूमत बाहर से मंगवाती रही है, गंदम का अच्छा खासा रेट था। अब बम्पर क्रॉप हुई है, रेट इन्होंने 3900 ही रखा जो पिछले साल का था। खाद की कीमतें बढ़ी, डीजल की कीमतें बढ़ी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि किसान की इमदादी कीमत नहीं बढ़ी। चलिए ये भी समझ आती है 3900। जो गंदम खरीदारी का कोटा है वो भी इन्होंने कम कर दिया, पिछले साल से 50% तक कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला क्या अब गंदम 3000 से 3200 के दरमियान जो रुलती फिर रही है और आड़ती मन मर्जी कीमतों पर ले रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, पैसे पूरे नहीं दे रहे, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। फ्रैंकली ये बात है कि किसान अगर 5 एकड़ काश्त की है ना, तो उसको महज 5 एकड़ का जो ठेका है ना वो भी नहीं पूरा मिल रहा। अगर वो ठेके पे ज़मीन देता है ना 5 एकड़ में, उसको जो है वो 2.5-3 लाख रुपए वैसे ही आ जाना था, इतना ठेका चल रहा है। तो ये उसको गंदम से नहीं आया। इतनी मेहनत की उसने, लाइनों में लग के खादें ली, उसने रातों को जागा, उसने पानी लगाया, सारा कुछ करने के बावजूद उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो किसान बहुत मायूस है, बहुत मुतनफ़र है। अगर 3900 रुपये में गंदम खरीदारी नहीं की जाती तो ये किसान इतना मायूस हो जाएगा कि आने वाले वर्ष में फिर हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो अभी जो आड़ती खरीदारी कर रहे हैं ये भी एक बड़ा मसला है कि ये मनमर्जी कीमतों पे कर रहे हैं 3000 से 3200 के दरमियान। ऐसा ही है। जो ही ये खरीदारी क्लोज होगी
किसान के पास तो होल्डिंग पावर नहीं है, वो बेच देगा सारी महज अपने घर की रख के। तो देखिए जब पिछले बरसों में ज़रूरत होती थी तो ऐसी छापे मारते थे घरों पे ना, इस बार ज़्यादा हुई है तो कोई पूछ नहीं रहा किसान से, सरकारी रेट पर भी नहीं ले रहे। तो जो ही ये साला सिलसिला ख़त्म होगा 1-2 महीनों में, तो 2 महीनों बाद आप देखें गंदम का रेट बढ़ जाएगा। और गंदम के इतने बम्पर क्रॉप के बावजूद जो है हुकूमत को भी नजर आ रहा था कि अब कटाई का सिलसिला शुरू होने वाला है। महज चंद रोज पहले गंदम इंपोर्ट करना और फिर अब जिस तरह के हालात है उस पर जो हुकूमत की जानिब से खामोशी है, किसी तरह का कोई लाहे अमल हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये कहीं अपनी गलती को कवर अप करने का तरीका तो नहीं है? देखिए जी, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है ना, इनकी पॉलिसी समझ से बाहर होती है। एग्रीकल्चर से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इनका ताल्लुक महज अपने कमीशन से होता है। चीज़ों को बाहर से मंगवाना और बाहर बजवाना, चाहे ज़रूरत है या नहीं है, इन दो में ये कमीशन लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी कोई भी काम बगैर कमीशन के नहीं करती। तो इन्होंने जब गंदम बाहर सस्ती हुई है तो बाहर से मंगवा ली है, बल्कि ये महंगे दामों में मंगवाई है। अगर हम डॉलर और रुपए का हिसाब लगाएं ना, तो जितने रुपए से किसान ने लेनी थी किसान से 3900 में, इससे ज़्यादा महंगी कमाई है। वजह ये है कि अपना जो है वो कमीशन उनको मिल जाए। उनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं होती, मुल्क की पॉलिसी से नहीं होती, उनको हुकूमत से कोई दिलचस्पी नहीं होती। हुकूमत पॉपुलर हो या अनपॉपुलर, ब्यूरोक्रेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए कोई हिसाब नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे ये बड़ा मसला है कि ब्यूरोक्रेसी हो गई, जुडिशरी या कुछ अदारे जो है वो तगड़े, जिनको समझा जाता है कि वो पब्लिक के लिए काम करेंगे, ताहम उनका हिसाब नहीं होता है, हिसाब से बालातार होते हैं और यूं जो मर्जी वो करते फिरें, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। हुकूमत भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती होती है कि उस सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया और उसको कोई और महकमा दे दिया, ताकि वो किसी और महकमे में जाके जो है वो अपनी करप्शन शुरू कर दे। तो ये उस सेक्रेटरी को पूछना चाहिए कि उसने क्यों उन दिनों में इंपोर्ट की, जैसे आपने निशानदेही की कि महज कुछ दिनों में कटाई होनी थी, फिर भी महंगे दामों इंपोर्ट करने की कोई वजह समझ नहीं आती। कोई बहरान नहीं था, 1 महीना पहले से गंदम सिंध की शुरू हो गई थी, यानी कि कोई ऐसा बहरान नहीं था। तो इस सब के बावजूद महज अपना पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये नून लीग की हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस सेक्रेटरी को कोई नहीं पूछेगा, उसका नाम किसी को नहीं पता। लोगों को ये पता है कि नून लीग की हुकूमत है, मरीम नवाज सीएम है, उनके होते हुए किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, तो ये चचा भतीजी जो है वो इक़्तिदार में है, तो इनके होते हुए अगर किसानों से ज्यादती होती है तो ये सारा मलबा नून लीग पे आएगा और नून लीग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शंस में पहले भी इन्होंने भुगता है। हालांकि ये बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अब्दुल रहमान के, हम जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते थे जितनी बम्पर क्रॉप हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इम्पोर्ट की गई और अब किसान का जो हाल है उस पर कोई जो है उसे पूछने वाला नहीं, कोई उसके लिए रिलीफ नहीं है। तो बड़ी एक जो है वो एक कहे कि एक बड़ी ही जो अफसोसनाक सूरत हाल है और हुकूमत को जो है इस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बदलते हुए हालात के साथ, और ये तकाजा भी है वक्त का कि जो तब्दीलियां हैं वो माशरे में उसकी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बर वक्त जो है वो एक स्टेप्स लेते हैं और उस पर फिर उसी तरह से अमल दरामद करते हैं तो माशरे में बहुत ज़्यादा जो है हमें बेहतरी भी दिखाई देती है, लोगों के मामूलाती ज़िंदगी भी बेहतर होते हैं। और ट्रैफिक का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। फैसलाबाद के शहरियों को हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे हादसा की जो है वो वजह भी बन जाता है ये ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल। तो इस ऐसी सूरत हाल में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा बेहतर और कितना ज़्यादा आसान किरदार अदा कर सकती है अब्दुल रहमान? देखिए जी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। पूरी दुनिया की बेस इसी पर है। कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, वहाँ पर जो अपनी ज़ाती गाड़ी पर या बाइक्स पर सफ़र करना कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, बड़ा महंगा समझा जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है। वो चाहे जो है वो ट्यूब ट्रेन हो या जो है वो कोई भी तरीका हो, बसेज हो। तो ये अभी फैसलाबाद में भी किया जा रहा है। ये 7 रूट्स है जो मैं निशानदेही कर दूँ। यूसुफ टाउन से सैगल सिटी होगा, वह नलका कोहाला जो बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा रूट है यूनिवर्सिटी से सदार सिटी का होगा, नाडवाला अड्डा से घाटवाला अंडरपास का होगा, नाडवाला अड्डा से मकवाना होगा। इसी तरह से जो है वो
खानूआना से नाडवाला अड्डा से इस्तियाना रोड तक जाएगी, नाडवाला चौक से नाडवाला बाईपास से होते हुए ये बसेस जाएंगी, कटवाला अंडरपास से अहमदपुर के वाय से जाएंगी। तो ये तकरीबन 7 रूट्स हैं जिनकी निशानदेही इब्तदाई तौर पर की गई है जहाँ पर बसेस चलाई जा रही हैं। तो ये बहुत कम है। देखें, आपको रोड्स पर रिक्शों की बहुतात नज़र आएगी, आपको प्राइवेट गाड़ियों की किसी भी ट्रैफिक सिग्नल्स में खड़े हो जाएं, तो ये बड़े गैर ज़रूरी हैं। ख़वातीन के लिए बड़े मसाइल होते हैं। देखिए, एक लड़की ने जॉब करनी है, उसको रिक्शा में जाना पड़ेगा, स्पेशली ऑटो रिक्शा होगा। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो वो आसानी से बस यूज़ कर ले, जैसे पहले चलती रही है कि फ्रंट पे। और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ भी है कि आप एक जो है वो लोगों के साथ सफ़र करते हो, तो आपको पता है एक मखसूस आपका जो है वो रूट भी है। तो बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं हादसात वगैरह होते, और कुछ आपको पता ही है कि जब बाहर लड़कियां निकलती हैं अकेले ऑटो में आना जाना थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ीनत, ये सस्ता भी है, सेफ भी है, सिक्योर भी है, और उसमें घर वालों को भी परेशानी नहीं होती। बिल्कुल। फिर जो इतने पैसे ऑटो रिक्शा, क्योंकि वो तो अकेला जा रहा बेचारा, उसका भी कसूर नहीं है। उसकी वो 2-4 घंटे उसने बाउंड रहना है महज उसके लिए, तो वो भी बड़ा मसला। फिर लोग कई इस वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बच्चियों को नहीं भेज पाते, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सेहत, जो घर बनाना गरीब के लिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत की बेसिकली बेसिक जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये सारी चीज़ें मुहैया करना पब्लिक के लिए ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। हमारे यहाँ ये हुकूमतें नाम मुहैया करके आर्टिकल्स की जो है आइन की वायलेशन कर रही होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फैसलाबाद समेत देखें, कोई भी रिक्शा है जो मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ, या कोई स्पेशली बंदा बाइक पे या गाड़ी पे छोड़ने आता है, तो वो 2 लोग बाउंड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। बच्चे 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल्स के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, तो उनको अल्टरनेट क्या दिया जाता है ना, कि वो 18 साल से कम है, वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, तो फिर वो क्या चलाएं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, वो स्कूल में कैसे जाएं? स्कूलों के लिए ये बड़ी ज़रूरी है। हर स्कूल की अपनी बस होनी चाहिए, हर जो है वो कॉलेजेस की बसेस होनी चाहिए। इसी तरह से जो मुख्तलिफ रोड्स पर जाना है, जैसे गटवाला, नाडवाला, मुख्तलिफ रोड्स पर जाना है, तो ये चिंची रिक्शों की बजाय, ऑटो रिक्शों की बजाय अगर बसेज हों, उनको प्रमोट किया जाए। उन रोड्स पर चिंकी रिक्शे बंद किए जाएं ताकि वो बसें प्रमोट हों, उन बसों पर लोग जाएं। देखें, एक बस में 70-80 लोग होते हैं। लाहौर की मिसाल ले लें, जो मेट्रो बसेज चला रहे हैं लाहौर में, तो वो 70-80 बंदे होंगे। अगर 70-80 बंदे अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स पर होंगे, 50-60 बाइक स्टोर्स पर चल रही होंगी, 20-30 गाड़ियाँ होंगी, 5-10 रिक्शे चल रहे होंगे, यानी कि आप कंपैरेटिवली ट्रैफिक और बढ़ेगी, कि ट्रैफिक बढ़ेगी, स्मोक बढ़ेगी, कितना कुछ होगा। और ये महज एक बस में 70-80 बंदे आप जो है वो महज थोड़े से किराए में। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट देखें, सबसे सस्ता मोटरसाइकिल पड़ता है, वो भी इतना सस्ता नहीं होता कि बस से सस्ता हो जाए ना। बस से कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि उसने 70-80 लोगों को जो है वो लेकर जाना, और उसका महज वही डीजल लगना। अगर वो खाली जाएगी भी तो उतना लगना, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना जो है वो अगर उसको तकसीम कर लें तो वो कम हिस्से में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनें चलनी चाहिए। हमारे कुछ उल्टा दस्तूर है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किए जा रहे हैं, हम ट्रेनें बंद किए जा रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में हम जो यहाँ पर लोगों की ज़ाती सवारी है उसको महज बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में ज़ाती सवारी लेते हैं, फिर उनको ड्राइविंग नहीं आती या बुढ़ापा आ गया तो वो उनको ड्राइवर भी रखना पड़ता है, यानी कि वो महज खर्चा बढ़ाने वाली बात होती है। पैदल चलने का रुझान भी इससे कम होता है। बाहर के ममालिक में आप देखें, यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी जाते हैं वो जब नेट पर देखते हैं स्क्रॉल करके कि यहाँ से बस इतनी दूर जाएगी, 1 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे, ये सारा रूट है उनको मुहैया होता है, तो उससे उनकी वाक भी हो जाती है, उनके पैसे भी बच जाते हैं, उनका टाइम भी बच जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ इस पर बदकिस्मती ये फोकस नहीं किया जाता। अभी नून लीग की हुकूमत फोकस कर रही है, तो ये उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए और ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। फैसलाबाद में जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड होने चाहिए। बसेस देखें, पता हो कि आधे घंटे में बस आएगी, 20 मिनट में आएगी, लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेंगे, अपने पैसे बचाएंगे, अपना काम जो है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर फैसलाबाद के हवाले से नए प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कोई मंसूबे नए शुरू होने जा रहे हैं, कोई इस तरह का कोई हमें कोई खुशखबरी सुनाई देगी? देखिए जी, मोटरवेज के हवाले से जो है वो वर्क किया जा रहा है कि मज़ीद पहले ही फैसलाबाद मोटरवेज में गिरा हुआ, जहाँ पर वो नवाज शरीफ साहब के अल्फाज में कि जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह मोटरवेज बना दी जाएंगी। बहरहाल इसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन तनकीद ये होती है कि मोटरवेज पर उतनी गाड़ियाँ जो है वो नहीं चढ़ पाती हैं ना, मतलब कम जाते हैं लोग, तो इतने पैसे लगा दिए जाते हैं, मेंटेनेंस पे लग रहे होते हैं, इतना टोल बढ़ाना पड़ता है आपको पैसे पूरे करने के लिए। तो वही पैसा अगर लोगों की जो है वो खुशहाली भी लगा दिया जाए, लेकिन ताहम इस सिलसिले में मुख्तलिफ
बातें होती हैं कि अगर जब रोड्स बन रही हों, लोगों का रोज़गार भी बढ़ रहा होता है, तो अभी इनको ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इसके साथ साथ फिर जो है वो सस्ते घर बनाने के हवाले से भी फैसलाबाद में जगह तलाश की जा रही है, जो पहले भी पीटीआई दौर में भी शुरू हुआ था, ताहम ये मनसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाया, कोई भी नहीं पहुँच पाया था तब तो। सारे जो मनसूबे वो हवा में चलते रहे थे, चाहे वो नौकरियों का हो चाहे घरों का हो। ताहम ये भी संजीदगी से कोशिश की जा रही है कि सस्ती जगह ढूंढी जाए, उसमें सस्ती लोगों को जगह दी जाए, महज बड़ी मामूली सी किस्त उसकी रखी जाए। तो इसके लिए गरीबों का जो क्राइटेरिया बनाया जाएगा वो भी जो है वो बड़ा बेहतर होगा, ताकि तमाम लोगों को oblige किया जा सके, या कुरानंदाजी के ज़रिए जो भी हुकूमत इसमें जो है वो अपना तरीक़ाकार इख्तियार करेगी। फिर इसके साथ एजुकेशन पर, हेल्थ पर जो है वो खुसूसी फोकस किया जा रहा है कि अद्वियात जो है वो मुफ्त मुहैया की जाएँ। तो क्योंकि फैसलाबाद में ज़्यादातर अराकीन असम्बली जो है वो हार गए हैं, अपनी सीटें नहीं बचा सके, तो ये ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पे PMLN की हुकूमत डिपेंड कर रही है। कोई भी मिनिस्टर आता है तो आगे ब्यूरोक्रेसी उसको ब्रीफ कर रही होती है। मुख्तलिफ मनसूबों पर ताहम जो काम जारी है कि जो पुरानी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो चार दीवारियाँ रहने वाली हैं, जो बजट्स होती है या DPDC होती है, वो उसके हवाले से काम किया जा रहा है। तो अभी जून आने वाला है, तो जून में बेसिकली जो है वो हुकूमत अपना पहला बजट देगी। ये तो पिछले बजट के हवाले से काम किया जा रहा है, तो ये पहला बजट, उसमें फिर अंदाज़ा होगा कि फैसलाबाद के लिए किस मंसूबे में जो है वो किस मद में कितना पैसा रखा जाता है। क्योंकि माजी में भी जो होता था कि फैसलाबाद में जो जो मंसूबे वो बजट में रख दिए जाते थे, उनसे फिर वो पूरे साल में उस पर काम किया जाता है। तो अभी तवक्को तो है कि फैसलाबाद में अच्छे खासे जो है वो PMLN काम करवाएगी हमेशा की तरह। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नए मंसूबे शुरू करने से पहले ये होता है कि जो चल रहे मंसूबे उनको पूरा किया जा सके। निगरान सेटअप में जो हमने देखा है कि अब्दुल्लापुर वाला ओवरफ्लाई बड़ा स्पीडअपली उसका काम चल रहा था, लेकिन 4 माह से उस काम को ऐसी ब्रेक लगी है कि वो जूं का तूं खड़ा है। तो उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि कुछ हमें हलचल दिखाई देगी? ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जो भी हुकूमत जा रही होती है उसका मंसूबा चाहे वो चंद दिनों का बाकी है ना, अगली हुकूमत जानबूझ के उसको डिले करती है, 2-4 महीने 6 महीने साल डिले करती है, और फिर जब लोग भूल जाते हैं फिर नए सिरे से फंड लगाते हैं ताकि वो अपना इफ्तिताह कर सके ना। अभी अगर वो फौरी उस पर काम करवा देते तो उन्हें लगता कि शायद ये मोहसिन नकवी को क्रेडिट चला जाता। महज अपने क्रेडिट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट भी इन्हांस करेंगे। देखिए होता ये है कि कोई भी मंसूबा जब डिले होता है ना, तो उसमें जो ठेकेदारों की पेमेंट्स हैं या जो वहाँ पर दिहाड़ी पे लोग चल रहे होते हैं वो भी काम, या सिक्योरिटी उसकी वो भी चल रही होती है, और फिर कुछ महीनों में जो पैदावारी लागत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, सीमेंट बजरी रेडी या जो मजदूर की जैसे जून में उनकी उजरत भी बढ़ जाएगी, तो ये सारा कुछ जो है वो मज़ीद बढ़ाना पड़ता है। तो महज अपनी नेगलिजेंसी या महज इस वजह से ये पिछली हुकूमत का मंसूबा, ये हुकूमतें जानबूझ के इसको डिले करती जाती हैं। PTI ने भी जो अंडरपासेस बन रहे थे उनको डिले किया, ऐसे नून लीग ने ये फ्लाईओवर का काम महज इस वजह से डिले किया कि ये पिछली हुकूमत ने शुरू किया हुआ था, वरना तो इतने दिनों में मुकम्मल हो जाना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही जून का बजट जो है वो सामने आएगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हो और जो है अपने पाया तकमील तक पहुंचे, क्योंकि शहरियों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और बढ़ती हुई महंगाई जो है उसने हर किसी की कमर तोड़ रखी है। आवाम के बहुत ज़्यादा मसाइल में से एक जो तमाम मसाइल की जड़ है वो हमारी महंगाई है, और महंगाई ने जो है वो आसमान से बातें करना शुरू की हैं। हुकूमत जैसे ही चेंज होती है तो आवाम की नजरें जो है वो हुकूमत की जानिब चाहती हैं कि अब कोई नई पॉलिसी आएगी, अब कोई नए तरीक़ेकार जो है नए मनसूबे लाए जाएंगे, कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा और महंगाई कम होगी। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे हुकूमत चेंज हुई तो हमारे सामने जो है वो रमज़ान का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हुकूमत को दरपेश आया। उसमें किस तरह की उनकी पॉलिसीज रही, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो 2 रुपये कम होती है तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि किसी दूसरी चीज़ की जो कीमत है वो 4 रुपये बढ़ जाती है। तो ये जो उतार चढ़ाव है ये कितना आवाम को मुतासिर कर रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, महंगाई का मसला
मसला इतना हम कहेंगे कि इतना पुराना मसला है कि अवाम जो है हर साल जो है वो बेहतरी की उम्मीद करती है कि हर गुजरते दिन के साथ नया साल शुरू होगा, नई चीज़ें आएंगी तो शायद जो है वो पहले से महंगाई कम हो। लेकिन जैसे हुकूमत भी चेंज हुई और लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो भी हमारे सामने है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह से लोग जो है अपने घरों में उनका गुजर बसर करना जो है वो मुश्किल हो गया है। सीनियर देखिए, महंगाई हमेशा ही बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन ये पिछले 2 सालों से तो कुछ ऐसा तूफान आया है कि आप समझ लें कि जितनी शायद 70 सालों में बढ़ी है उतनी 2 सालों में उसको ज़रब दे लें। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें जो है वो सब्सिडीज़ का ख़त्म किया जाना, कर्जे बढ़ जाना। अब तो ये नौबत आ गई है कि कर्ज़ों पे जो सूद है उसके लिए हमें मज़ीद कर्जा लेना पड़ता ताकि हम सूद पे कर लें। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, चाहे आप इस्तेमाल करें या ना करें, IPPs की मद में जो है वो उनको पैसे देने पड़ते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो सुई गैस है, वो मुल्क से जितनी निकलनी थी निकल चुकी। अब सारी की सारी हम बाहर से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे अब मुतालिया पाकिस्तान पर ये बदल दिया जाए कि गैस में हम खुद कपील हैं, क्योंकि वो सारी की सारी हम ख़रीद के दे रहे हैं लोगों को। तो उसमें लाइन लासज, ये 2 महकमों के लाइन लासज 3000 अरब रुपये तक पहुँच चुके हैं। तो ये कहाँ से लेना है? आवाम से पैसे पूरे करने हैं। IMF की डिमांड है कि आप पहले ये कर्जे पूरे करें। बिजली सारी की सारी हमें IPPs को देनी पड़ती है। अभी सोलर्स पे टैक्स इसी वजह से लगा रहे हैं ताकि लोग जो है वो वापडा की बिजली इस्तेमाल करें, और अगर नहीं करेंगे तो जो लोग बाकी बचेंगे उनको वो पैसे भरने पड़ेंगे। बिजली मोहसिन नकवी साहब ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो लाइन लासर्स की मद में पैसे हैं वो ओवरलोड बिलिंग पे लगाए जा रहे हैं। तो ये लेस्को फेस्को या जितनी भी ये कंपनीज बनाई हुई हैं, ये तो लोगों को लूट के खा रही हैं ना, कि लोगों को ज़्यादा बिल बेच रहे हैं महज अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपने लाइन लासर या अपनी चोरियां रिकवर करने के लिए। फेस्को SDOs मिलकर फैक्ट्री से बिजली चोरी करवाते हैं और उसके बाद वही पैसे लोगों को तकसीम कर दी जाते हैं, यूनिट्स चलते हैं। अभी शहबाज शरीफ हुकूमत ये प्लान कर रही है कि जैसे मीटर लगा होता है घर के बाहर, ऐसे ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बिजली इस ट्रांसफार्मर से जाती है उसका पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स गए हैं और उसके बदले में कितने यूनिट्स के पैसे आए हैं। चोरी हुई है तो पता होगा कि इस ट्रांसफार्मर से चोरी हुई है, ताकि महज पूरे शहर पर डालने की बजाय उस ट्रांसफार्मर की पब्लिक को डाली जाए ना। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये 50 अरब रुपये का मंसूबा पूरे मुल्क के लिए ना। इसमें कम से कम जो बिजली चोरी की हमें कीमत घर बैठे आवाम को देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी, उससे लोग बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा जो है वो ये किया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली चोरी के खिलाफ सज़ाएं सख्त की जा रही हैं, FIA को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। ताहम ये मुस्तकिल जो है वो सिलसिला चलता रहना चाहिए, बीच में रुक जाता फिर वो मुतहरक हो जाते हैं। तो ये महंगाई का जो तूफान है ये कम होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बिजली के हवाले से अगर हम देखें तो ओवर बिलिंग का जो तूफान है वो भी तेजी से जो है वो आवाम की जानिब बढ़ रहा है। समर्स आएंगे जो कि गर्मियों का आगाज तो हो ही चुका है। जारी बात है कि घरों में पंखे, एयर कूलर और AC वगैरह का इस्तेमाल, AC तो खैर अब मुझे लगता है कि लोगों के लिए ख्वाब ही हो जाएगा, लेकिन जो ओवर बिलिंग का मसला है वो आपको लगता है कि हुकूमत उस पर जो है वो काबू पा सकेगी? देखिए जी, हुकूमत तो काबू पा सके या नहीं पा सके, जो कंपनीज है जैसे फेस्को है, ये करप्ट कंपनी है। मतलब इनके जो अफसरान देख लें आप, उनके रहन सहन देख लें कि वो कोठियाँ बनाई हुई हैं, तो वो कहाँ से सारा कुछ आ रहा है। तनख्वाह तो वही उनकी मामूली होती है। तो ये सारा कुछ वही होता है जो बिजली चोरी करवाई जाती है मिल्स की, फैक्ट्रीज़ की। फिर उसके बाद जो है वो उस पैसे को गरीबों पे डाल दिया जाता है, गरीबों से वो पैसा बिल्स की सूरत में लिया जाता है। 100 यूनिट के लिए बिल और होता है, 110 के लिए और है, 300 के लिए और है। जो स्लैब्स इन्होंने बनाई हुई है तो ये गैर कानूनी, लेकिन चलें इन पे रह के बात कर लें तो जो घर के मीटर पे चलता है कि आपने 100 यूनिट चलाया, ये आपको 150 यूनिट का बिल भेज देते हैं। आप वो प्रोटेक्टेड सार्फिन से भी निकल जाते हैं। इसी तरह से अगर 690 यूनिट चले हैं तो ये 750 का बिल भेज देंगे। यूँ जो आपके ज़्यादा यूनिट 700 में तकसीम होंगे तो फिर आपका बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे फ़ायदा उठाते हुए ये महंगे यूनिट्स चलते कम है, लेकिन लोगों को महंगे दामों बेचकर जो है वो अपना पैसा कमा रहे हैं। कंपनीज तो इसमें बेहतर हो रही हैं, उनके लाइन लासेस कम हो रहे हैं, उनके फ़ायदे हो रहे हैं, उनके मुलाजमीन के फ़ायदे हो रहे हैं। तो हम
हुकूमत को भी इससे कोई खास फायदा नहीं होता। ओवरऑल जो सर्कुलर मुझे लगता है लोगों का भी जो है ना 6, 7, 10 साल पीछे चले जाना चाहिए। वो घरों में होता था ना छतों पे सोने का रिवाज, मुझे लगता है कि इस साल फिर से वो रुझान बढ़ जाएगा, क्योंकि एसी आप चला नहीं सकेंगे और गर्मी को भी जारी बात है उसको भी दूर भगाना है, तो उसके लिए जो है दोबारा से आप तैयार हो जाएं। वो एक बड़ा खूबसूरत सी एक चीज होती थी, मुझे लगता है वो वाला टाइम अब फिर से वापस आ जाएगा। मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और गुजरते वक्त के तकाज़ों के साथ साथ जो है वो माहौल का और चीज़ों का तब्दील हो जाना जो है वो बड़ा यकीनी होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो तब्दीली की फिजा जब भी आती है तो अपने साथ बहुत सारे मसाइल लेकर आती है और जो अवाम है वो इसमें पिसती चली जाती है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तालीम की लिहाज से बात करें, सेहत के लिहाज से बात करें, तो जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं लोग उससे महरूम होते जा रहे हैं। और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये जो है वो सबकी समझ से बाहर। अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि तालीम के लिहाज से भी अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा नाकिस है, यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वो हमें नहीं दिखाई देती है और बच्चे जो है वो बजाय कुछ सीखें, कुछ माशरे में बेहतर कंट्रीब्यूट करें, उनकी पहुँच ही तालीम से दूर हो गई है। सिर्फ देखिए ये दो चीज़ें, एक तो समझा जाता है कि हमारी तालीम नाकस है, चलिए ये पॉइंट्स आप मान भी लें, लेकिन मसला ये है कि मार्केट्स में नौकरियां है ही नहीं। नौकरियों का बहुत बहरान हुआ पड़ा है, क्योंकि देखिए पिछले 2 वर्षों में 7 मिलियन के करीब स्किल्ड लेबर जो है वो बेरोजगार हुई है। यानी कि लोग अब हर कीमत पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे ग्रेजुएट, मास्टर्स है या एमफिल। जब नौकरीज नहीं होंगी, एजुकेशन में देख लें पिछले कई वर्षों से टीचर्स की नौकरियां नहीं आई हैं, महज चंद भर्तियां आई हैं। मुख्तलिफ महकमों में सिर्फ 17A के तहत भर्तियां हो रही हैं, यानी कि जिसका कोई वालद बहुत हो जाता है उसको उसके स्केल पे नौकरी उसके बेटे को दे दी जाती है। जो बाकायदा भर्तियां होती हैं वो नहीं हो पा रही, महकमे बिल्कुल खाली हुए पड़े हैं और ये पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। सरकारी जॉब से जो है लोगों की दिलचस्पी होती थी, रिटायरमेंट पेंशन की, वो चीज़ें निकाली जा रही हैं। अब ये सिटी यही होता था जो टीचर्स आर्जी तौर पर भर्ती किए जाते थे, अब ये किया जा रहा है कि शायद इस सिलसिले को मुश्किल किया जा रहा है कि टीचर्स होंगे ही आर्जी तौर पर। रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों में आर्जी लोग भर्ती किए जा रहे हैं। डन टू पाउ पॉलिसीज़ है, रिटायरमेंट पेंशन का मामला ख़त्म किए जा रहे हैं। नई भर्तियों में सिर्फ चंद ही महकमे हैं जो कंपटीशन के जरिए आते हैं, सिर्फ उनको परमानेंट जॉब मिलती है, बाकी सारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं। और आए रोज़ आपने देखा होगा कि एहतजाज हो रहा है वासा का, PHA का, FWMC का, वो सारे आरसी मुलाजमीन होते हैं। वो जब चाहे कंपनी MD जो है वो 1 मिनट में उनको फारग कर सकता है। पहले जो मुलाजम फारग करना वो चीफ सेक्रेटरी के बस की बात भी नहीं होती थी, पूरा एक प्रोसीजर होता था, इंक्वायरी होती थी, फिर उसके पास इंक्वायरी चैलेंज करने का सारा होता था। अब ये 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। प्राइवेट मार्केट जो है वो बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी है। 1 लाख स्टूडेंट, लेबर या मुख्तलिफ जो है वो तबकात, वो तकरीबन 1 लाख बंदा हर महीने बाहर जा रहा है ताकि बाहर जाके वो को अपनी रोज़गार ढूंढे, उनको नौकरी ढूंढे। उसके बाद स्किल नहीं होती, सो उधर जाके उसको लेबर का काम करना पड़ता है। अगर हम बतौर एक कंट्री यही सोच रहे हैं कि हमने ज़्यादा लोगों को बाहर बेचना है, तो फिर ये किया जा सकता है कि कम अज़ कम उनको ट्रेंड करके बेचा जाए, मुख्तलिफ कोर्सेज मुफ्त शुरू करवाए जाएँ या उनकी कुछ टेक्निकलिटीज़ फीस रखी जाए कि जिन ममालिक में जिन शोबों की मांग है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। मतलब अगर UK नर्सेज चाहता है तो इधर नर्सेज का कोर्स करके उनको बजवाया जाए। अगर जापान में जो है वो टेक्नीशियंस चाहिए तो उनको जो है वो उसका कोर्स किया जाए। ये देखा जाए किस मुल्क में किसकी मांग है, उस हिसाब से फ्री कोर्स करके बजवाया जाए, ताकि अगर लोग हम बाहर ही बजवाना चाहते हैं, हम चीज़ें एक्सपोर्ट करने की बजाय ह्यूमन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लोगों को एक्सपोर्ट करना है, तो फिर उनको कम से कम स्किल्ड तो हो उनके पास ना, हुनरमंद हों, अच्छे पैसे वापस भेजेंगे। जो लेबर जाएगी वो कम पैसे भेजेगी। ये हमारा बड़ा मसला है कि हम किसी चीज़ पे अभी तक फोकस नहीं कर पा रहे। ये सरकारी इदारे बेचे जा रहे हैं क्योंकि ये कर्जे में चल रहे थे, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें फिर ये भी देखना चाहिए कि तमाम सरकारी इदारे बेचे जाएँ। जो लॉस में चल रहे हैं या जो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं उनको भी बेचना चाहिए। हर वो इदारा जो पब्लिक के साथ बराह रास्त लिंक में नहीं है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है या इस तरह के महकमे, तो उन तमाम को आउटसोर्स कर देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अभी सफाई का काम भी आउटसोर्स किया जा रहा है, तो ये इससे ये होगा कि जो है वो हुकूमत के पास अपना बजट भी मेंटेन रखना मुमकिन होगा,
लेकिन फिर इसमें एक बेरोजगारी का तूफान भी आएगा, क्योंकि जो आउटसोर्स लेगा, जो कंपनीज एक्शन में लेगी, अब जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 4000 बंदों से काम कर रही है, जो प्राइवेट कंपनी इधर आएगी वो तो इसे निस्बत में करेगी। लेकिन अब्दुर्रहमान ये भी है ना कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद जो है वो हायरिंग नहीं की जा रही। इस तरह दीगर महकमों का भी यही हाल है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये तो अल्लाह की जात बेहतर जाने या हमारे हुक्मरान जाने के वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन हम दुआ को है कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के हक में बहुत ज्यादा बेहतर साबित हो। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स के हवाले से अवेयरनेस के लिए हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम एक्सपर्ट्स को जो है वो दावत दें। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैक्स के हवाले से बात करने के लिए, टैक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे FPR का और मालियाती इदारों का क्या किरदार है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम कासिम गिल, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार, और उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है जावेद अकरम गिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ओमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात स्टार्ट करना चाहूंगी नईम साहब के हमारे यहाँ देखते हैं कि टैक्स चोरी बड़ी अरूज पर है और लोग टैक्स पेयर जो है वो बहुत कम है, तो इसकी क्या वजह है और टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am very thankful to you and to your City 41 for inviting me regarding tax related issues. मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है तो उसमें मैं अपना जितना इनपुट दे सकूँ तो मैं इसको समझता हूँ कि चीज़ों को बता सकूँ ताकि वो ये आवाज़ हमारी जो है वो लोगों तक पहुँच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स नेट की आपने बात की। किसी भी जो एक घर होता है उसके अंदर जो लोग कमाने वाले होते हैं उनके बिहाफ पे ऊपर ये जो घर जो है ना वो चलता है। इसी तरह हमारा जो ये मुल्क है ये एक घर की मानंद है, हम सब लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन जो है वो हर बंदा अपनी हद तक करे, लेकिन उसके अंदर कुछ जो टैक्स के रिलेटेड चीज़ें हैं जिससे मुल्क चलेगा, बिजनेस चलेगा, तो फिर टैक्स भी दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है वो घर भी सही चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। सही। और मुल्क के जो इस्तेहकाम है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और अब इस हवाले से देख लें कि इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क को। जब तक इस्तेहकाम नहीं होएगा तो वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं होएगी, जब बिज़नेस नहीं होएगा तो फिर टैक्स की कलेक्शन और जो टैक्स नेट है उसको भी हम बढ़ा नहीं सकते। तो सबसे पहले जो हमारे जो लोग मुल्क को चला रहे हैं, जिनको हमने अपने नुमाइंदे चुना है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करें, मुल्की इस्तेहकाम के ऊपर फोकस करें, ताकि जो टैक्स नेट भी फिर बढ़ जाएगा और टैक्स भी लोग देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। और जो है सब जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा ज़रूरी है टैक्स को पे करना और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना। साथ ही साथ जितने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें तो उनका कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्स के हवाले से, और उनको टैक्स पे करने के लिए किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इसमें ये होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, उसकी वजह ये होती है कि फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट यहाँ की प्रोवाइड करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो बहुत ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस के अंदर नहीं है। जी। प्रीवियसली ये होता था कि एम्बेसीज जो होती थी वो आपको रेमिटेंस कार्ड्स इशू करती थी, ताकि जितने ज़्यादा आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर सेंड करेंगे आपको टैक्स बेनिफिट और इंपोर्ट और कस्टम के ऊपर मिलते थे। जी। अभी रिसेंटली वो वाली चीज़ें थोड़ी सी इनएक्टिव हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़े से इग्नोर्ड भी हो चुके हैं। वाइल हम जब गवर्नमेंट की कोई भी स्पीचेस वगैरह को सुनते हैं तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, जो कि हमारे लिए एक ऑनर की बात है। लेकिन उस ऑनर के रिटर्न में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मोस्टली नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फिर मोस्टली अपने जो इनकम है या अपने जो भी एसेट्स हैं वो ओवरसीज़ कंट्रीज़ के अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि वो जितनी भी अपनी इनकम्स हो, अर्निंग्स हो, उनको पाकिस्तान की
तरफ फ्लोट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रेमिटेंसेस और मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व्स के अंदर वो अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल। अगर टैक्स की बात की जाए तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास इवन ये जो NTN नंबर या ये वो चीज़ें नहीं होती उनके पास। अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो कंट्रीज़ बाकायदा सेमिनार्स रखती हैं जिसमें वो अपनी कम्युनिटी को इंगेज करते हैं और उसमें वो बाकायदा एक किस्म का बेनिफिट कार्ड शेयर करते हैं कि अगर आप लोग टैक्स नेट के अंदर आते हैं तो ये वाले बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से हर बंदा एज अ पर्सनल टूवर्ड्स कंट्री अपना रोल प्ले करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करूं जिस भी लेवल पे वो कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हमने अभी जवेद साहब ने बात की है कि लोगों को बताया जाता है कि उनके क्या उनको फ़ायदे मिलेंगे तो उनका भी इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा कमी है नईम साहब, साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारा टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर जो है वो ऑलमोस्ट एक ही सफ में खड़े हैं, बल्कि टैक्स चोरी करने वाला जो है शायद वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझता हूँ। तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भी जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च की जाएं और साथ ही साथ जो है वो टैक्स चोरी करने वाले के गिर्द जो घेरा है उसे तंग किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे टैक्स नेट के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें जो टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और सेल टैक्स एक्ट है इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि आम शहरी जो है वो भी समझ सके कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है और मैंने देना कैसे टैक्स पे करना है। हमारा जो टैक्स का जो निज़ाम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक ले मैन जो है वो इधर आने की बजाय उसके अंदर एक हेसिटेशन होती है कि मैं कैसे टैक्स पे करूं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसके लिए उसे समझने के लिए वक्त चाहिए। तो वो फिर जो टैक्स पेयर है पहले तो वो टैक्स पेयर बनना नहीं चाहता, अगर टैक्स पेयर बन जाता है तो वहाँ पे FBR के हवाले से जो फैसिलिटेशंस हैं मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, कमियां हैं कि वो वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, बल्कि वो एक दबाव और तनाव का शिकार रहता है कि FBR की तरफ से जो है मेरे ऊपर एक पूरा चेक एंड बैलेंस है ताकि मैं अपना वो ओपनली जो है ना वो सरमाया भी शो ना करूं और मैं अपना ओपनली बिजनेस जो है ना वो नहीं कर पाता। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, टैक्स सिस्टम है, उसको आसान करने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल। और नंबर सेकेंडली हम अगर देखें फैसिलिटेशन के हवाले से तो हमारे ऑलरेडी एक कैटेगरी जो है नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर की कैटेगरी, ये सिर्फ अगर आप ग्लोबली देखें तो पाकिस्तान के अंदर ही है फाइलर और नॉन फाइलर। पूरी दुनिया के अंदर फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर सिर्फ फाइलर का ही कंसेप्ट है और टैक्स पेयर का ही कंसेप्ट है। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि जब हमने खुद ही एक नॉन फाइलर की कैटेगरी खुद क्रिएट कर दी है तो अगर किसी को सूट करेगा कि मैं नॉन फाइलर रहूँ तो कैटेगरी तो है उसमें, अगर टैक्स भी ज़्यादा है वो खुद दे भी रहा है टैक्स, तो मैं ये समझता हूँ कि इस कैटेगरी को ख़त्म करना चाहिए और जितने भी जो CNAC है, CNAC बेस्ड जो है ना सारे के सारे लोगों को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे हर बंदा जो है वो टैक्स पे करने की जो है ना वो जो सलाहियत रखते हैं वो टैक्स पे करें। अच्छा, जो टैक्स पे करने के बाद आपको अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी बंदे को कोई भी पैसे देना चाहूँ टैक्स की मद में, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा कि ये खर्च कहाँ पे हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो टैक्स कलेक्ट होता है या टैक्स पेयर है उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये आपका टैक्स था और हमने यहाँ पे ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है और ये आपको बेनिफिट मिला। ठीक। अब मसला ये है कि हम एक तरफ तो टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ हम सब कुछ छुपा के रखते हैं। एक आम शहरी को नहीं पता कि मेरा टैक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ रोड्स बिल्डिंग्स जो हमें आमतौर पे नज़र आती हैं वो सिर्फ यही समझता है कि मेरी जो सोलिंग नालियाँ और बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, मेरा टैक्स यहाँ पे यूज़ होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्स का इस्तेमाल है कि अगर हम उनको सिर्फ बता दें कि ये हमारा जो मुल्क है ये चलाने के लिए हम यहाँ पे आपका टैक्स जो कलेक्शन होती है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अवेयरनेस आएगी तो वो खुद ब खुद जो हुबल वतनी है हुबल वतनी को मद्देनजर रखते हुए टैक्स पे करेगा। है जिसको स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स देने की वजह से उनको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं और हमारी शायद टैक्स नेट में लोगों का ना होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो अवेयरनेस नहीं है और दूसरा अवेयरनेस देने की जो है ना वो पॉलिसीज भी नहीं है, कोशिश भी नहीं की जा रही। तो मैं समझता हूँ अभी जून के बाद जून में बजट पेश होएगा
तो जो भी वहाँ पे बजट पेश हो तो वो सबको पूरी की पूरी जो हमारी कम्युनिटी है, आवाम है, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर वो बजट पेश किया जाए और उसके अंदर जो चेंजेस की जाएँ वो टैक्स पेयर जो है उसके लिए फैसिलिटेशन जो है ना वो रखनी चाहिए, ताकि उसके अंदर अट्रैक्शन हो कि मैं टैक्स पेयर बन जाऊँगा और मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह बिजली है, गैस है, टेलीफोन है, गाड़ी है, घर है, ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर टैक्स कम रखा जाए, ताकि जो है ना वो आम शहरी ये समझे कि मेरी जो बुनियादी ज़रूरियात उसके ऊपर टैक्स कम है। अगर वो कोई इनकम अर्न करता है तो वो स्लैब रेट्स जो है ना वो उनको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे जो स्लैब रेट है मिनिमम 4 लाख है मेरा ख्याल, जो मिनिमम स्लैब रेट को 10 लाख रखना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हमारे जो वैल्यू ऑफ मनी कम होती जा रही है, इसी तरह एक टाइम था कि 4 लाख जो है ना उसके ऊपर टैक्स था होना चाहिए, अभी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू को 10 लाख कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी तो 10 लाख रुपया एक घर का खर्चा जो है ना 1 लाख रुपया है, तो अपना कम से कम वो घर का जो एक्सपेंस है वो उसकी इनकम जो कमाता है उसके ऊपर टैक्स पे ना करे। हाँ, उसके अलावा जो करें उसकी स्लैब रेट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, रेट बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो आम शहरी है उसको समझ आए कि अगर मैं अगर अपनी जो ज़रूरियात पूरी करने के बाद मेरे पास जो इनकम बचती तो मैंने उसके ऊपर टैक्स पे करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ये एतमाद लेना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जिस वजह से चीज़ें जो है ना वो हमारे यहाँ ये भी बड़ा सिस्टम है ना नईम साहब कि हमारे यहाँ बैंकिंग के थ्रू जो है लोग पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं, कारोबार कर रहे हैं लेकिन कारोबार का जो लेन देन है वो हाथों हाथ होता है या स्लिप्स बना दी जाती है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग जो है वो टैक्स देने से बच जाते हैं, क्योंकि जितनी वो अपनी इनकम शो करते हैं उससे ज्यादा वो इनकम जनरेट कर रहे होते हैं और वो ना टैक्स देकर किसी दूसरे का हक जो है वो भी खा रहे होते हैं, अपनी हक तलफी तो करते हैं जिसका शायद उनको रियलाइजेशन नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरा जो सोचने का स्टाइल है वो और है। क्वेश्चन अपनी जगह पे मौजूद है कि लोग जो है ना वो टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं ट्रांजैक्शन कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दे रहे ना। अगर आप उनको प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दें, अगर आप उनको फैसिलिटेट करें कि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है ना वो अपने बिजनेस को चलाएंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक खौफ की जो फ़ज़ा है स्पेशली टैक्स पेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो प्रायोरिटी देता है कि जो मैं कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन कर लूँ, बैंक में करूँगा तो FBI वालों को डेफिनेटली उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगे हुए हैं और वो FBI वालों को पता चल लेगा, वो मेरे ऊपर टैक्स लगा देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स उन्होंने आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं लगाना बल्कि टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर। अब ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी। अच्छा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कैसे हुई है? वो इस तरह पैदा हुई है कि अवेयरनेस नहीं दी गई, जो पॉलिसीज़ हैं हमारी वो बताई नहीं गई। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले टैक्स पेयर्स को आम आवाम जो है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस चीज़ के ज़ुमरे में आएँ और बिला खौफ व ख़तर जो है ना वो अपनी ट्रांजैक्शन भी करें और जो मुल्क का जो निज़ाम है उसको उसके अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल ठीक है जय साहब, जिस तरह से नईम साहब ने कहा है कि यहाँ लोगों के अंदर टैक्स पेयर के अंदर एक खौफ है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुआवजा भी हम कर लें कि क्या बाहर के ममालिक में भी टैक्स के हवाले से ये खौफ आपको दिखाई देता है, या वहाँ का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और कितनी आसानियाँ हैं टैक्स पेयर के लिए? जी बिल्कुल, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के अंदर सेकंड डिग्री कंसिडर किया जाता है। मैंने एक रिसेंट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जिस इकोनॉमी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ आप 100% जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमारे पास फिजिकल नोट्स का होना एक सरप्राइज होता है वहाँ पे। हम मोस्टली वहाँ कार्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं। इवन आपने एक लेट से एक च्युइंगम बाय करनी है तो यू हैव द चांस टू पे बाय कार्ड। और इवन दो अगर आप उसको नोट्स को शो करते हैं कि आई वांट टू पे बाय दिस नोट, शॉपकीपर विल आस्क यू यू हैव द कार्ड टू पे थ्रू मशीन और नो। ये है डिफरेंस उस इकोनॉमी के अंदर और ये वाली इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर। और सेकेंडली इसमें यह भी है, मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं अभी कुछ रेस्टोरेंट्स मैंने एक्सप्लोर किए आके फैमिली के साथ खाना शाना खाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जब स्लिप आती है तो उसके ऊपर लेट से बिल है 20,000 रुपीज़ उन्होंने लिखा हुआ है। जब मैं कहता हूँ कि आई वांट टू पे बाय कार्ड तो एक रिवाइज्ड बिल मेरे पास आता है जिसके ऊपर अमाउंट होती है 18,000 रुपीज़। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो उसमें 2000 का डिफरेंस सिर्फ इसी चीज से वो डाल देते हैं कि अब ये कार्ड के थ्रू पे होगा, क्योंकि ये इनकम गवर्नमेंट को शो होगी तो मुझे रियल इनकम शो करनी है ताकि मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर्स हैं यहाँ हम लोग, वो भी इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं कि मैं कार्ड के थ्रू ही पे करूंगा, या मैं आपको बैंक ट्रांसफर करूंगा, मैं नोट्स के थ्रू पे नहीं करूंगा। इससे एक तो कस्टमर जो है उसको बेनिफिट हो जाता है, दूसरा डायरेक्टली टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की नजरों में आ जाता है कि इस रेस्टोरेंट ने या इस शॉप ने ये वाला इनकम जनरेट किया। लोगों को भी यहाँ पे अपनी आवाज जो है उसे रेज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हक की बात है, हमारी हक तलफी ना हो। हम अगर टैक्स पे करते हैं तो हमें दूसरों को भी कोशिश करनी चाहिए कि इस टैक्स नेट के जो हमारे पास एक है ना एक जोन है उसमें लेकर आए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करें। और टैक्स चोरी के हवाले से किस तरह के मजीद पॉलिसीज जो है नई हुकूमतें इंट्रोड्यूस करवाएंगी, क्या इसकी रोकथाम के हवाले से कुछ किया जा रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स के हवाले से जो है वो लोगों में अवेयरनेस को स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगाही जब तक नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा कि टैक्स पे करने से वो कितने फ़ायदे में रहेंगे और टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर के दरमियान का जो फ़र्क है वो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देगा। शायद तब तक हम टैक्स नेट को पाकिस्तान में बढ़ा नहीं सकते। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का टैक्स पे करने से कितना ज़्यादा हमारी इकॉनमी को जो है वो फ़ायदा हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सोचने की बात है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है ताकि हम जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के थ्रू पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकें। जब साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमने मुआवजा किया, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बात करें तो अगर वो बाहर रहते हुए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, किस तरह का सिस्टम है? अगर प्रॉब्लम से हट के अगर हम बात करें तो क्या तरीकेकार क्या रहता है उसका? देखिए, इसके अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करता है वो ये कि जो इदारे हैं हमारे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, इवन लोकल पाकिस्तानी का भी। और सेकेंडली बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम एक हेलीकॉप्टर व्यू के तहत पाकिस्तान को देख रहे होते हैं। इसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी आती है तो हमें ज़्यादा उसकी पेन फील होती है दैन एक लोकल पर्सन को, जो कि लोग समझते हैं शायद ऐसा नहीं है। हम एक एक न्यूज़ के ऊपर आंख रख के बैठे होते हैं क्योंकि हमारा पैसा यहाँ इन्वेस्टेड होता है और उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। रिसेंट एग्जांपल है कि जब ये प्रॉपर्टी की वेव आई के रेट्स बढ़ रहे हैं और ये वो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब इन्फ्लेशन की वेव आई, अनस्टेबिलिटी की वेव आई, गवर्नमेंट्स चेंज हुई, उसकी वजह से प्रॉपर्टी बिल्कुल जो है ना वो डेड की तरफ चली गई और उसमें मोस्टली पैसा जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानी का था। उसके लिए उसको क्लेम करना, उसको सेल करना, उसकी फाइल्स को रेगुलेट करना, उसकी रजिस्ट्रियों को मूव ऑन करना, कंप्यूटराइज सिस्टम को अप्लाई करना, इसके ऊपर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे गवर्नमेंटल होना ये चाहिए कि जब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट बेस्ड होंगी, सिस्टमेटिक होंगी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेटली अपना टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट को देगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम एक आंखें बंद करके पैसे सेंड करने वाला मामला की तरफ ये चीज़ें जाती हैं। अगर मैं आपको इसको जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, गल्फ के अंदर इसको कंपेयर किया जाए, वहाँ ईच एंड एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। अगर आप म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट पे जाएं उधर, तो आपके पास एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर आपका पर्सनल यूजर पासवर्ड होता है, वेयर यू विल गेट द लिस्ट ऑफ योर प्रॉपर्टीज, यू विल गेट द ड्यू टैक्सेस ऑन दैट, व्हाट यू नीड टू क्लियर। और सिमिलरली आपकी अदर वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे जहां जहां इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उनके पोर्टल्स की एक्सेस होती है, आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल होती है। आपको किसी क्यू में नहीं जाना, किसी पटवारी के पास नहीं जाना अपना तरतीमा ठीक करवाने के लिए या अपनी फाइल को ठीक करवाने के लिए, वहाँ एवरीथिंग इन वन एक्सेस होती है। और एक और चीज़ जो गैप है हमारी मार्केट के अंदर वो ये है कि हमारे वहाँ एक ऑफिस होता है, बहुत सारे ऑफिस बने हुए, नेम सेम होता है सनद ऑफिस के नाम से। वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है जो गवर्नमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को जानता होता है। एक लेमैन उनके पास जाता है, वो कहता है कि मैंने लेट से प्रॉपर्टी बाय की है या मैंने गाड़ी बाय की है, मुझे इसकी कौन कौन से फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट के प्रॉपर गुडविल के अंदर आ जाऊं, गुड बुक्स के अंदर आ जाऊं। वो ऑफिस आपको गाइड करता है इस तरह से कि जैसे वो आपका एडवाइजर है। वो नॉमिनल सी फी भी लेते हैं लेकिन उससे आपकी जो चीजें हैं वो सारी उस तरह हो जाती है जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है। ये है फैसिलिटेशन की
वीकनेस जो हमारी पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर नहीं है। हमारे यहाँ जो होता है वो गवर्नमेंट के पास किसी भी इदारे के अंदर जब हम जंप इन करते हैं टू नो व्हाट आई नीड टू डू फॉर समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक बहुत सारे इग्विस्टिक पर्सन के साथ फेस करना पड़ता है कि वो सरकारी ऑफिसर है, हमें जनाब एक क्यू में बैठना है, हमें उसको सर बोलना है, हमें पहले उसके पीए के साथ बात करनी है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं हमारी होती। ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी उसके बाद डेफिनेटली एक शहरी अपना हुब्बुल वतनी के तहत कंट्री को बिल्ड करने में रोल अदा करना शुरू करेगा, बिल्कुल ठीक जो है। कि उन कंट्रीज के अंदर यही और होता है। इसी हवाले से जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे मालियाती इदारों पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका एतमाद बहाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि FBI के इदारे का जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नईम साहब, बिल्कुल, इसमें जो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात हो रही थी और ओवरसीज़ के टैक्सेशन के हवाले से, जो ओवरसीज़ है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसको जितने भी पैसे पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में भेजते हैं वो जो बैंक में जमा होते हैं और बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करता है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं है। सबसे पहले तो ये है। जब टैक्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट ने इसलिए टैक्स उसके ऊपर नहीं रखा हुआ कि वो जो फॉरेन रेमिटेंस आती है फॉरेन रिजर्व्स की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर वो बिल्ड होती है, जिससे हमें जो है बाहर वाले ममालिक से एक कंपेरिजन मिलता है और जो IMF है वो देखता है कि इनके पास इतने फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी के हवाले से वो अगर आप फाइलर हैं तो वो और रेट है, नॉन फाइलर हैं तो और रेट है, और जो नॉन रेजिडेंट है ओवरसीज़ है उसके लिए जो है ना वो बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं टैक्स के रिलेटेड हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि वो ओवरसीज़ हैं उनके लिए NTN की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उन्हें सिर्फ अपना ओवरसीज़ जो कार्ड है, जो पासपोर्ट है, वो ही दिखाने पे वो नॉन रेजिडेंट जो है ना वो डिक्लेयर होना चाहिए, जिससे ये होगा कि जो बाहर वाले हमारे जितने भी जो ओवरसीज़ हैं वो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि क्योंकि पैसे जो हैं वो सारे के सारे तो बाहर से आएंगे, मुल्क के अंदर से तो वो पैसे नहीं निकालेंगे, बाहर से निकालेंगे ना। तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट्स जो है ना वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मुल्क की हालात ठीक नहीं होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा। अच्छा, वो जो बच्चों को खर्चा भेजना है, कोई छोटा मोटे मामला है वो तो उसके लिए ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बजट के अंदर एक मेरी सजेशन भी है कि ये जो 50 लाख तक एक सालाना अमाउंट सिर्फ एक ओवरसीज़ भेज सकता है, उस लिमिट को ख़त्म करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, $1 लाख तक लेके जाना चाहिए। अच्छा। जो कि पिछले बजट के अंदर एक प्रपोजल थी उसको जो है ना वेट करना चाहिए दोबारा और $1 लाख करना चाहिए, जिससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अगर वो जितना भी पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसके लिए खुला जो है ना वो ग्राउंड होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर भी लिमिट लगा दें कि इतने पैसे आप बाहर से भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब पॉलिसी नहीं है। और बाकी टैक्स के रिलेटेड जो है टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स रेट्स को कम करना चाहिए और टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। स्पेशली जो अभी जो बजट पेश होगा उसके अंदर जो टैक्स बार्स हैं, जिस तरह फैसलाबाद टैक्स बार है, हम अपनी सजेशंस भी भेजेंगे। हम साल से हमारी जो टैक्स बार है कोई 35-40 साल से जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। हम अपनी सजेशंस भेजते हैं लेकिन वो एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर की तरह यूज़ होती है, वहाँ पे पहुँचती है, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो मैं ये जो है ना वो इस मीडिया के थ्रू ये आवाज़ रेज़ करूँगा कि जितने भी टैक्स बार्स हैं उनसे आप सजेशंस मांगें और उसको, क्योंकि वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली टैक्स नेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट को बजट के अंदर एक ऐसी जो है वो सेक्शन रखना चाहिए कि जो लोग टैक्स नेट बढ़ाने के अंदर आपका किरदार अदा कर रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं अगर देखूं बीइंग ए कंसल्टेंट, मुझे गवर्नमेंट नहीं पे कर रही जी, तो मैं गवर्नमेंट के लिए टैक्स नेट बढ़ा रहा हूँ जी। अगर मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी जी, अगर मुझे इन शेप ऑफ कोई भी फैसिलिटी मुझे दे देगी, मेरे बच्चों की जो फीसें हैं वो कम कर देंगी, या मेरे जो ऑफिस का जो रेंट है वो कम कर देगी, या मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई इंसेंटिव दे देगी, या मेरी हद तक मुझे कोई किसी किस्म की जो फैसिलिटी दे देगी, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आऊँ। क्यों कोशिश करूंगा? क्योंकि मुझे इंसेंटिव की ज़रूरत है और जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी जो है ना, इससे एक तो टैक्स नेट भी बढ़ेगा और दूसरे नंबर पे हम जो एडवोकेट्स हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, सबसे पहले टैक्स पेयर उसके पास आता है जी, वो पूछता है हाँ जी मैं जो है इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, जब अब हम जो भी उसको फीड करेंगे
जो भी हम उसको फीड करेंगे वो उस लाइन के ऊपर चलेगा। तो बेहतर ये है कि जितनी भी टैक्स बार्स हैं, टैक्स मेंबर्स हैं, टैक्स बार के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग की जाए और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो बनाना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 6-8 माह के अंदर जो है ना वो रिजल्ट उतना फर्क नजर आएगा। और जितनी सालों में आपने टैक्स नेट बढ़ाया है, इससे महीनों में जो है ना टैक्स नेट बढ़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसके पीछे पूरी की पूरी एक हमारी एसोसिएशन है और पूरी की पूरी एक चेन है। सही। तो टैक्स, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, टैक्स पेयर समझेगा कि शायद ये लोग जो है ना वो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। हम जो है वो अगर किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं और हमने तो क्लाइंट्स के हवाले से ही उसको गाइड करना होता है, जो कानून है उसके मुताबिक गाइड करना है। तो लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे साथ बैठ के ये कोई मैकेनिज्म तय करें ताकि जो है वो टैक्स नेट बढ़े। जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो वो जितनी टैक्स कलेक्शन है वो डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जो न्यू टैक्स पेयर जब शामिल हो जाएगा तो आपको टैक्स के रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली जो है ना वो बढ़ेगा। और उससे जो है वो जारी बात है कि हमें जो है इकोनॉमी पहले से स्टेबल दिखाई देती होगी। यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से मेरा एक जो है वो मेरे माइंड में एक थोड़ा सा डाउट भी है, वो भी मैं चाहूंगी कि हम क्लियर कर लें। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक पॉइंट पे बात को ख़त्म किया था कि कुछ कन्फ्यूजन, सारी बातें कि जब आप बातें चल रही होती हैं तो बहुत सारे सवाल जो है वो आपके दिमाग में आते हैं। तो मेरे माइंड में जो एक क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि देखने वालों के भी दिमाग में आया होगा कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी अगर बाहर कोई एसेट्स बनाते हैं, कोई असासाजात उनके बाहर हैं, तो क्या कोई ऐसा कानून भी है कि उनको यहाँ पे भी जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है? डबल टैक्सेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में जो है वो कंफ्यूजन रहती है। तो ये कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। जवेद साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फाइनेंस के हवाले से आप माशाल्लाह से एडवाइस करते हैं, तो क्या अगर वहां पे बाहर के ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई गाड़ी लेता है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग कोई इस तरह की चीज़ है कि यहाँ पे भी उनको टैक्स पे करना पड़े? क्या डबल टैक्सेशन का जो एक टर्म यूज़ होती है, क्या ये वो चीज़ है? थोड़ा सा उस हवाले से क्लियर कीजिएगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डबल टैक्सेशन के अंदर बेसिकली इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इसको इन डेप्थ नहीं जानते होते। डबल टैक्सेशन में ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने कोई एसेट, गोल्ड मैंने ओमान के अंदर बाय किया किसी कंट्री के अंदर, मैंने वहाँ टैक्स इसके ऊपर दे दिया। मैं जब उसको पाकिस्तान में लेके आता हूँ तो कस्टम वाले या कोई मेरे ऊपर अगर उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो 2 जगह टैक्स लग गया, एक उस कंट्री के अंदर भी लग गया, एक इस कंट्री के अंदर भी लग गया। अब इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। क्या होता है इसमें कि नॉर्मली मेजर ऑफ द कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइंड है ऑलरेडी, जिसमें यह होता है कि अगर किसी के ऊपर डुअल टैक्सेशन अप्लाई हो गई है तो आप कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लोकल टैक्स को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सोर्स जहां आपने पे किया वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, वहां आप उसको पे नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपने बात की प्रॉपर्टी बाय करने की या कोई एसेट बाय करने की जिसमें गाड़ी आ जाती है, इस तरह करके उसमें जो भी प्रॉपर्टी आप आउट ऑफ कंट्री बाय करते हैं उसके ऊपर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि नंबर 1 उसका सोर्स ऑफ फंड्स आपका ओवरसीज है, आपने उधर से अर्न किया और आपने उधर ही उसको स्पेंड कर दिया। इधर पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर करना है कि दीज आर माई एसेट्स, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग ऑन दैट। तो प्रॉपर्टीज के अंदर इस तरह से करके ये मामला जो है ना वो हैंडल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फाइनेंस के हवाले से गल्फ कंट्रीज में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से लोग जो है इससे फायदा उठा रहे हैं? जी, फाइनेंस के अंदर इस तरह से है कि फाइनेंस को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स हैं, हाई लेवल की जॉब्स भी हैं, लीडरशिप लेवल की जॉब भी है, और आजकल एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लोरिश करने वाली फील्ड का नाम है बिजनेस कोचिंग। जिसके अंदर ये होता है कि हम बिजनेसमैन को और बिजनेस कंसल्टेंट्स को और लीडर्स को कोच करते हैं कि हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ दिस इकोनॉमी और आउट ऑफ एनीवेयर इन द बिजनेस। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ में मेनली जो लोग लैक कर जाते हैं वो ये है कि वो समझते हैं फाइनेंस का मतलब है बुक्स को हैंडल करना, किसी कंपनी की बैलेंस शीट को बना देना, इनकम स्टेटमेंट को बना देना और इसकी बेसिस पे टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर देना और ये। लेकिन जो फाइनेंस है वो उसके बाद शुरू होता है। फाइनेंस इज फ्यूचरिस्टिक समथिंग जिसके अंदर आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्शन देते हैं कि दिस इज द मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, और इसमें इतना कैलकुलेटेड रिस्क है जो आप टेक अप करेंगे
और इतने बेनिफिट के चांसेस है इसके अंदर, और उसको प्रोजेक्शन देते हुए बजट्स को बनाते हैं, प्रोजेक्शंस को बनाते हैं, बहुत सारे टेंडर्स वगैरह की वैल्यूएशंस वगैरह देते हैं। तो इस तरह करते हुए आप एडवाइजरी की जो है ना सर्विसेज देते हैं। मेनली कोई भी बंदा जो इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर वो अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए ही करता है, डेफिनेटली। और कोई भी बंदा जो वेल्थ को ग्रो करना चाहता है वो उसको कैलकुलेटेड तरीके से ही करे तो बेहतर है उसके लिए, वरना वो एंड अप करेगा वेयर देयर विल नॉट बी एनी अदर वे टू गो आउट। मोस्टली लोग इसमें लैग कर जाते हैं कि वो बिलियंस और मिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर को 1 मिलियन देने से डरते हैं कि इसको मैं फीस क्यों दूं, मैं ये भी इन्वेस्ट कर दूं। और उसमें क्या होता है कि अनकैलकुलेटेड डिसीजन होता है, फिर उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी सही नहीं होते। अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें या ओवरसीज की बात करें जहां फाइनेंस की फैसिलिटीज हैं, वो मेच्योर्ड इकोनॉमीज हैं, उनके अंदर फाइनेंस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, वहाँ जॉब जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी ज्यादा है। और बेसिकली जो बंदा जितना ज्यादा स्किलफुल होता है इस फाइनेंस की फील्ड के अंदर वो उतना ज्यादा वहाँ एक्सेप्टेबल होता है। क्योंकि वो वाली जो कंट्रीज हैं वहाँ जो कंपटीशन है वो आपका कंपटीशन कोई 100 कंट्रीज के साथ होता है, क्योंकि टैलेंट वहाँ 100 कंट्रीज से आ रहा होता है। तो वहाँ आपने ये प्रूव करना होता है कि आई नो बेटर देन अदर, दैट्स व्हाई गिव मी दिस पोजीशन। बिल्कुल। तो ये वाली जो चीजें हैं इसके ऊपर एक किस्म का ना इंक्यूबेशन सिस्टम लॉन्च करने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें राइट स्किल्स को चूज किया जाए। और पाकिस्तान में तो इस तरह का सिस्टम हमें दिखाई नहीं देता। अगर फाइनेंस के हवाले से हम बात करें तो लोग ज्यादा से ज्यादा किसी फर्म के जो है वो खाते संभाल रहे होते हैं, उनके अकाउंट संभाल रहे होते हैं, या एक डाटा शीट जो बहुत आम है वो होती है एज एडवाइजर। एडवाइजरी का ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में तो नहीं, सब मेरा ख्याल नापैद ही है, यहाँ पे तो हमें दिखाई नहीं देता। जी, फर्म्स के अंदर एडवाइजरी का सिस्टम तो होता है, लेकिन उसकी जो अवेयरनेस है और जो बेनिफिट्स हैं उसके हवाले से जो बिजनेसमैन है उसको इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि पहले ही वो माइंड बना के बैठा होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्ट करने के बाद वो फिर दोबारा हमारे पास जो एडवोकेट्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं उनके पास आता है कि जी अब ये मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और आप आगे इसको कंटिन्यू करें, जबकि वो पहले ही सारे डिसीजंस उसने ऑलरेडी जो है ना वो ले लिए होते हैं। तो फिर वो आपकी वाली बात कि वहाँ पे डाटा एंट्री सिर्फ रह जाती है और जो पैसे कितने आए हैं और पैसे कितने गए हैं, बस वो उन कैलकुलेशंस के अंदर ही सारा बिजनेस जो है ना वो चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिजनेसमैन है उसको एडवाइजरी के हवाले से जो है ना अवेयरनेस देनी चाहिए, और स्पेशली जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिजनेसमैन को जो है ना वो एंगेज करके इसके ऊपर सेमिनार्स भी जो है ना वो कंडक्ट करने चाहिए, ताकि जो बिजनेसमैन है उसके वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके और उसको अपॉर्चुनिटीज़ का बताया जा सके। तो इसी तरह जो टैक्स के हवाले से मैटर्स हैं, जो बिजनेसमैन है उसको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे आज भी इधर जो है ना वही पुराने रोकड़ आ गया, रोकड़ चला गया, वही टर्म्स यूज़ होती हैं, क्योंकि हम इधर फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो बिल्कुल ही इन चीज़ों से जो है ना वो लाइलम है कि दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है। ग्लोबलाइजेशन को अगर आप देखें, ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, आप बैठे 1 क्लिक के ऊपर जो ना मिलियंस ऑफ रुपीस की जो है ना वो ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, लेकिन हम आज भी वहाँ पे ही हैं कि एक बंदा जो है ना पैसे इतने लेके वहाँ जाके देता है, उनसे चीज़ें लेता है। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी पॉलिसीज ही क्रिएट नहीं की गई कि इनको एजुकेट नहीं किया गया बिजनेसमैन को, और वहाँ पे ही चीज़ें को रखा गया ताकि जो ना वो इंटरनेशनली हम आगे ना बढ़ सकें। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंस के रिलेटेड हैं, अकाउंट्स के रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी जो माहराना सलाहियतें हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इस्तेमाल करें, और जो आम जो शहरी है उसको और जो बिजनेसमैन है उसको जो है ना अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये आप अगर एडवाइजरी के थ्रू बिजनेस करेंगे तो उसके ये बेनिफिट्स हैं, अगर आप अपना माइंड यूज़ करके करेंगे तो वो ये बेनिफिट्स हैं। तो एट द एंड बात वहाँ पे आ जाती है कि इसके लिए मैकेनिज्म की ज़रूरत है, और जो मैकेनिज्म है वो इंस्टीट्यूशंस ने ही क्रिएट करना होता है, जो एसोसिएशंस है उन्होंने क्रिएट करना होता है। एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस को जो है ना वो पीछे जितनी भी हमारी एग्जेक्टिव है, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, और जो आईने पाकिस्तान के अंदर जो 3 पिलर्स हैं उन्होंने ही सपोर्ट करना है आगे एट द एंड पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये इन चीज़ों की कभी डिबेट नहीं हुई, कभी किसी किस्म की कोई जो है ना वो अवेयरनेस के हवाले से कोई चेन नहीं चलाई गई आज तक।
वही पुराने रवायती सिस्टम्स जो है ना वो चलते आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ नई सामने आती भी है तो वो शहरी के लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसको देख रहा होता है कि यार मुझे तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, मैं इस चेन के अंदर क्यों एंटर हूँ। तो बेहतर ये है कि ये जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएँ, ताकि जो माशरा है उसको भी साथ साथ एजुकेट किया जाए और जो मुल्की मामलात है उसको भी बेहतर तरीके से चलाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और टैक्स के सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सबसे ज़्यादा कमी जो है हमें उसी की दिखाई देती है। जैसे कि आपने भी पहले मेंशन किया था कि प्रॉपर सेमिनार्स जो है वो जो है उसे कंडक्ट किया जाता है। ओमान में भी ज़ाहिर बात है कि लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को पता है कि उनके क्या फ़ायदे हैं। तो पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दुआ गो है कि अल्लाह करे कि इस तरह की जो है वो चीज़ें हमें दिखाई दें इन फ्यूचर, कि पाकिस्तानियों को समझ आए कि किस चीज़ में उनका फ़ायदा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने और अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है आसानियाँ पैदा करे। वीकेंड है तो वीकेंड पे अपने जो है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो मज़ेदार सा टाइम स्पेंड करें। इंशाल्लाह दोबारा मंडे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।